तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ना, इसमें हम दो तीन चीज़ें देखते हैं। वो कौन सी हैं उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि NTS क्या बनता है इसे। हम इसमें देखते हैं कि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने हैं, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, और T से टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, और S से सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में मतलब अब प्रोटीन आई है, उसकी स्ट्रक्चर स्टडी करनी, तो उसको हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आप ये देखें कि उस प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड्स हैं, किस टाइप के हैं, और उसका सीक्वेंस क्या है। तो ये चीज़ हम किस में स्टडी करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर में। तो इस सबसे पहले जो है ना, इसको F. सेंगर ने स्टडी किया था इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर को। जैसे उसने बोला था जो इंसुलिन है उसमें 51 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। 51 अमाइनो एसिड वो दो चेन्स में होते हैं। जो है ना, इसमें दो चेन्स होती हैं। जो एक चेन है वो होती है 21 अमाइनो एसिड्स की, 21 अमाइनो एसिड्स, और जो सेकंड चेन है वो होती है 30 अमाइनो एसिड्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स हैं जब वो आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए, तो वो सीधी सीधी चेन्स बिल्कुल इस तरह फ्लैट नहीं होती, सीधी नहीं होती, बल्कि वो क्या होती हैं, बेंड हो जाती हैं, या उसके अलावा क्या कर सकती हैं, वो कॉइलिंग कर सकती हैं। मतलब यही चेन क्या करेगी, यहाँ से इस तरह बेंड हो जाए, या इसकी क्या हो जाए, कॉइलिंग हो जाए। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं कि ये फ्लैट नहीं होती, बल्कि ये बेंड हो जाती हैं, ये हेलिक्स बना लेती हैं। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स में क्या फ़र्क है। बीटा प्लेटेड शीट्स, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जो है ना एग्जांपल है, अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स। जो अल्फ़ा हेलिक्स है ये प्रोटीन की ऐसी टाइप है जिसमें क्या होती है, हेलिक्स बनता है, कॉइलिंग हो जाती है, ठीक है। और बीटा प्लेटेड शीट्स में क्या होता है कि ये बेंड हो जाती है एक दूसरे के ऊपर, और ये क्या बना देती है, इसमें ये शीट्स बना देती है। ये जो बेंडिंग होती है या जो कॉइलिंग होती है, इस बेंडिंग को बरकरार रखने के लिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जाती है। कॉइलिंग को भी बरकरार रखने के लिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जाती है, ताकि ये आपस में जुड़े रहें और बेंडिंग या कॉइलिंग जो है ना वो बरकरार है। इसके बाद आती है टर्शरी स्ट्रक्चर। अब टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, जो बेंडिंग या कॉइलिंग हुई है, वो क्या करते हैं, वो आपस में इकट्ठी हो जाती हैं। इकट्ठी होने के बाद क्या करते हैं, ये एक मतलब ये एक बड़ा लेवल आ गया उससे कि टर्शरी स्ट्रक्चर, जिसमें के प्राइमरी स्ट्रक्चर भी आ जाती है और सेकेंडरी भी, स्ट्रेट चेन्स, कॉइलिंग, बेंडिंग वगैरह जितने भी होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये एक कुछ आपके पास इस तरह की जो है ना स्ट्रक्चर बन जाती है, बड़ी सी, इस तरह से कर दे बस ये, लेकिन इसको बनाया तो नहीं जा सकता, तो ये इस तरह। तो अब जो टर्शरी स्ट्रक्चर है इसको मेंटेन करने के लिए तीन तरह के बॉन्ड्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं कि इसमें आ जाता है आयनिक बॉन्ड भी होते हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होते हैं, या इसमें डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी होते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल है वो क्या लेते हैं हम, जो एंजाइम्स हैं वो ज़्यादातर उनमें टर्शरी स्ट्रक्चर्स होती है। और इसके बाद आता है कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर। अब कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर जो है ना वो इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर में मतलब तीनों स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, आपस में मिक्स होकर तो बहुत ही एक बड़ा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन जो है ये एक, उसमें कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर पाई जाती है। उसमें आप देखेंगे तो आपको स्ट्रेट चेन्स भी मिलेंगी, उसमें कॉइलिंग भी मिलेगी, उसमें बेंडिंग भी मिलेगी, उसमें आपको जो है ना वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर मतलब टर्शरी स्ट्रक्चर भी मिलेगी। तो ये इसकी जो है ना वो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है।